नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। गुलाल की धूल उड़े, रंगों की हो बौछार और आपको बहुत बहुत मुबारक होली का त्यौहार। होली का त्यौहार आ रहा है और देखिए बासंती बयार जो है वो चलने लगी है और चारों तरफ जो माहौल है वो पूरा का पूरा होली के रंगों के लिए तैयार हो गया है। लेकिन कामकाज भी उतने ही आवश्यक है। आज सोमवार का दिन है और आज होता है कृषि दर्शन कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन का, वो है कटाई गहाई के उन्नत कृषि यंत्रों की जानकारी आज आपको दी जाएगी। फ़ोन नंबर आप लिख लीजिए, आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं 075526600049 और टोल फ्री नंबर है 180023300040। इन नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दिलीप जाट, कृषि वैज्ञानिक हैं, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब त्यौहार भी लग गया है, लेकिन हमारे खेत में हमारे किसानों की मेहनत खड़ी हो चुकी है। कटाई गहाई का जो दौर है वो बिल्कुल चालू होने वाला है। कृषि यंत्र इसमें बहुत सहायक होते हैं। आप कृषि वैज्ञानिक है, कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में हैं, कृषि यंत्रों पर आप लोग काम कर रहे हैं। क्यों आवश्यक है कृषि यंत्रों का हमारे किसानों के लिए उपयोग? जैसे कि प्राय आपने देखा होगा कि पहले हमारे पास कृषि योग्य काफ़ी भूमि हुआ करती थी, परंतु हम उस पूरे क्षेत्रफल में खेती नहीं कर पाते थे। इसका मुख्य कारण ये भी है कि किसानों के पास उतने उन्नत कृषि यंत्र नहीं थे। अगर मजदूरों के माध्यम से एक छोटे यंत्र से ही अगर खेती की जाए तो हम पूरा रकबा कवर ही नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्नत कृषि यंत्रों की आवश्यकता है। और जैसे जैसे मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया, खेती के लिए भी बहुत सारी मशीनें बनी है, तो इन मशीनों के उपयोग से पहले हम हंसिए से जहां हम कटाई करते थे, आज हम कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई घाई एक साथ भी कर सकते हैं। जहां एक हेक्टेयर में 25 से 30 मजदूरों की आवश्यकता होती थी, आज वही काम 1 घंटे में किया जा सकता है मशीनों के माध्यम से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब हमें बहुत आवश्यकता है आजकल उन्नत कृषि यंत्रों की और बड़ी मशीनरी की, जिससे कि हम बड़े क्षेत्रफल को बड़ी आसानी से कम समय में। बिल्कुल, आपने समय की बचत बता दी, आपने श्रम की बचत बता दी, पैसा तो बचता ही बचता है। अगर हम कटाई की बात करें, क्योंकि सबसे पहले कटाई की बात करते हैं, तो कटाई के ऐसे कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जो मतलब हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं? अगर कृषि यंत्रों की बात करें विशेषकर कटाई के लिए, तो हमारे पास किसानों की अलग अलग कैटेगरी है। सीमांत किसान है, मध्यम किसान है, लघु किसान है, बड़े किसान है। हाँ। तो इन सब किसानों को अगर ध्यान में रखें, उनके पास जो रकबा है उसको ध्यान में रखें, तो अलग अलग तरह की उनके पास, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास पावर टिलर है। हमारे किसान भाई देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये यंत्र के बारे में बताएं। जी, जैसा कि आप यंत्र देख पा रहे हैं, ये है कंबाइन हार्वेस्टर। अभी जो हम बात कर रहे थे कि हंसिए से हम कंबाइन हार्वेस्टर तक जा चुके हैं, तो इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से फसलों की कटाई और गहाई दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। कंबाइन जो शब्द है वो इसीलिए बना है कि आप दो काम एक साथ कर रहे हैं। अभी आजकल आपने देखा होगा कि पीछे जो पुआल आपका गिर रहा है, इसके भी प्रबंधन के लिए कुछ अटैचमेंट इसके साथ आने लगे हैं। अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जितना भी पुआल नीचे गिर रहा है, इसको आप खेत में फैला सकते हैं, ताकि अगली जो फसल है उसको आसानी से आप उस फील्ड में कर सके। आपका कहीं पर भी ढेले बने हुए नहीं रहेंगे, समान तरीके से बिखरा रहेगा। तो इस तरीके से इस यंत्र की काफ़ी भूमिका है और इससे आप गेहूं की, धान की, कई तरह की फसलों की कटाई और गहाई एक साथ कर सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी उपयुक्त यंत्र है किसानों के लिए। इसको कस्टम हायरिंग के माध्यम से अगर किसान चलाएंगे, तो जो छोटे किसान है जो कि इतना बड़ा यंत्र खरीद नहीं पाएंगे, तो वो किसान भी कम लागत में, कम पैसों में आसानी से अपने खेत पर हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए कि जो हमारे छोटे किसान हैं और वो इतनी बड़ी मशीन नहीं खरीद सकते हैं, तो वो कस्टम हायरिंग सेंटर से जाके इसे ले सकते हैं। यंत्रों की आपने जानकारी दी। अगर हम बागवानी की बात करें, तो बागवानी में भी क्या हार्वेस्टिंग और कृषि यंत्र हैं क्या? अगर बागवानी फसलों की बात करें तो वो फसलें सामान्य फसलों से थोड़ी अलग होती है। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कंबाइन हार्वेस्टर में खेतों में हमारा गेहूं लगा है या धान लगा है, तो इसकी कटाई घाई आसान है। परंतु बागवानी फसलें ऐसी होती है जिनमें पौधों की ऊंचाई अधिक होती है, तो आपको उस ऊंचाई पर फलों को जाके तोड़ना होता है। तो हमारे किसान भाई देख सकते हैं स्क्रीन पे जी। ये जो है अभी, ये भी एक कंबाइन हार्वेस्टर का एक रूप है, पर ये मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है। पहले जो हम देख रहे थे वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर थी। इसके माध्यम से हम, आप ये देख रहे होंगे, खासकर सोयाबीन वगैरह जहाँ पर
अगर बारिश के समय में पानी गिरता है और आपको सोयाबीन को काटना होता है, तो उस समय में आपको ऐसी मशीनें चाहिए जिनका वजन कम हो, जो खेतों में आसानी से जा सके। तो उस कंडीशन में हम उस तरह की मशीन का उपयोग कर सकते हैं। ये एक आप देख पा रहे होंगे रीपर बाइंडर, वर्टिकल कन्वेयर रीपर हम इसको बोलते हैं। पावर टिलर चलित है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अलग अलग टाइप के हमारे पास किसान हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। तो जो मध्यम किसान है, जो ट्रैक्टर नहीं है जिनके पास, तो वो चाहें तो ये पावर टिलर चलित वर्टिकल कन्वेयर रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें गेहूं की फसल को काट कर एक तरफ गिराते हैं, बाद में इसका हम बंडल को बांधकर फिर हम थ्रेशर के माध्यम से उसकी थ्रेशिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग कैटेगरी के जो किसान हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। बागवानी की हम बात कर रहे थे। बागवानी फसलों के लिए एक प्लेटफॉर्म टाइप की एक यूनिट होती है, जिसमें स्वचालित प्लेटफॉर्म होता है। उसमें ऑपरेटर उस प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकता है। अगर जैसे आम के बगीचों में हमें फल तोड़ना है, तो उसके अनुसार वो अपनी हाइट को ऊपर करके वहाँ पर तोड़ के उसको टोकरी में गिरा के वहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल, हम बागवानी में हम फिर चलेंगे, बागों में जाके हम फिर फल का निरीक्षण करेंगे। लेकिन तब तक हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं। नैन स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। जी हेलो, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। प्रश्न कीजिए। नैन स्वरूप मिश्रा जी, प्रश्न कीजिए। जी 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 जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नंद मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हम लोग गेहूं की कटाई करते हैं, तो होता ये है कि गेहूं तो हम लोग कंबाइन से काट लेता हूँ, बाकी जो है खेत को आग लगाते हैं, जिससे हमारे खेत को भी नुकसान पहुँचता है और वातावरण को नुकसान पहुँचाता है। तो हम ऐसे कौन से एक से जो हमारा अवशेष बचा उसको हम कटाई करें, जिससे भूसा भी हमारा बन सके या बचे हुए अवशेष हमारे मिट्टी में मिल सकें। जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे हार्वेस्टर या किसी मशीन से फसल काटने के बाद जो अवशेष बच जाता है खेत में, उस अवशेष के प्रबंधन के लिए अगर आपको उसको भूसा में परिवर्तित करके जानवरों को खाने के लिए उपयोग में लाना है, तब आप एक्स्ट्रा रीपर मशीन का उपयोग कर सकते हैं। ये जो बचे हुए भूसे को इकट्ठा करके उसको भूसा में परिवर्तित कर देता है। ट्रैक्टर चलित एक यंत्र होता है। तो ये एक सबसे बढ़िया साधन है, जिससे कि आपका जो वेस्ट है वो भी आपने उपयोग में ले लिया। इसके अलावा बेलर और अन्य यंत्र होते हैं। जैसे कि आप बोल रहे थे कि हमें अगली फसल को लगाने में दिक्कत होती है, तो उसके बाद हम इस भूसा को फील्ड में चाहे तो एक कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे एक अटैचमेंट भी होता है, उससे पूरा भूसा हम फील्ड में बिखेर सकते हैं। और अगली जीरो टिलेज करके एक पद्धति होती है, उसमें जीरो टिल सीड्रिल के उपयोग से हम बुआई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मतलब हमारे यहाँ किसान भाई अब उसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे किसान भाई देख सकते हैं स्क्रीन पे ये किस तरह काम कर रहे हैं। ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो फसल अभी खड़ी फसल, और इसकी एक खासियत ये भी होती है, जो फसलें हवा के माध्यम से अगर फील्ड में मतलब लेट भी गई है, तो उनको भी हम रील के माध्यम से इकट्ठा करके उसकी भी घाई कर सकते हैं। क्या बात मशीन है, में सुविधा बढ़िया। होती है। मतलब अगर फसल बैठ गई है तो हमारे जो किसान भाई है इस मशीन का उपयोग करके उनकी अच्छे से कटाई कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी। अच्छा, गेहूं और जो धान है, ये एक मतलब खड़ी फसल होती है, इनका बंडल बांधना बहुत जरूरी होते हैं, गट्ठा बांधना जरूरी होता है। तो काटने और बांधने में किस तरह के यंत्र काम आते हैं? काटने और बांधने के लिए इसके लिए रीपर बाइंडर एक मशीन होती है। उसके उपयोग से, जैसे हम वर्टिकल कन्वेयर रीपर पहले बताया था, वो बस फसलों को काट के गिरा देता है, परंतु एक मशीन होती है रीपर कम बाइंडर, उससे काटने के साथ साथ वो बंडल बनाकर बंडल इकट्ठा करके एक समान दूरी पर गिराते रहती है फील्ड में। तो उससे क्या होगा कि आपको अलग से बांधने की जरूरत नहीं होगी। जो गेहूं आपने काटा है वो फील्ड में बिखरा हुआ भी नहीं रहेगा, उसे सही तरीके से हम बांध कर गिरा सकते हैं, ताकि उसको बाद में उसकी थ्रेशिंग आसानी से की जा सके। तो इसके लिए रीपर कम बाइंडर हम मशीन का उपयोग करेंगे। ये पावर टिलर चलित भी होती है, स्वचलित भी होती है, ट्रैक्टर के ऊपर भी हम इसे लगा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की मशीन होती है। बिल्कुल, अलग अलग होती है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग। अब अभी हमने बात की जमीन के ऊपर की फसलों की बात करी, लेकिन हमारी बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो कंदमूल के तौर पे हमारे किसान भाई लेते हैं। तो जो कंदमूल वाली फसलें हैं, उनके लिए किस तरह हार्वेस्टिंग के यंत्र हैं? कंदमूल में जो फसलें आती है, उनकी अगर गहाई या कटाई की बात करें, तो सामान्य फसलों से अलग होती है, क्योंकि वो जमीन के अंदर होती है। तो उनको खोदने के लिए हमें, वैसे सामान्यतः किसान भाई तनों को पकड़ के उसको उखाड़ते हैं, जो कि काफी थका देने वाला काम होता है। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके की मशीनें होती है, जिनमें एक ब्लेड लगी होती है। ब्लेड जो है जमीन को खोद कर मिट्टी और फसल को साथ में निकालती है। निकालने के बाद उसको एक कन्वेयर यूनिट होती है। कन्वेयर में क्या होता है, मिट्टी और फसल दोनों वहां से कन्वे होते हुए आगे बढ़ती है। आगे
आगे बढ़ के वहाँ पे मिट्टी और फसल दोनों का पृथक्करण होता है, वो समान दूरी पर एक लाइन में जाके गिरती है। तो इस प्रकार की हम ऐसे लहसुन हार्वेस्टर भी होती है, जी। प्याज हार्वेस्टर भी होती है, मूंगफली को निकालने के लिए, गाजर को निकालने के लिए इस प्रकार की मशीनें उपलब्ध है। मतलब हमारे जो कंद मूल वाली फसलें हैं, हमारे किसान भाई इन यंत्रों के हार्वेस्टिंग के माध्यम से बिल्कुल साबुत उखाड़ सकते हैं। बिल्कुल। अगर जो छोटे किसान हैं वो किस तरह से कटाई के यंत्रों का उपयोग करें, इसके बारे में थोड़ा बताएं। छोटे किसान तो सामान्यतः उनके पास रकबा कम होता है, तो वो या तो खुद ही फसलों को काटते हैं या मजदूरों की मदद लेते हैं, तो उसमें वो सामान्य दराता उपयोग में लाते हैं। तो वो दराता जो होता है वो प्लेन होता है, उसकी बजाय एक उन्नत दराता होता है जिसमें दांते लगे होते हैं। अगर वो उस प्रकार का दराता उपयोग में लाए तो उससे क्या होगा कि फसल बड़ी आसानी से कटेगी। उसके अलावा ब्रश कटर भी होता है जो कि इंजन से चलने वाली एक डिस्क होती है, तो उससे किसान भाई जो काम एक मजदूर से कर पा रहे हैं 8 घंटे में, वो काम 2 घंटे में उस मशीन के माध्यम से कर सकते। उसकी लागत भी कम होती है, 3 से 4 हज़ार में आसानी से बाजार में उपलब्ध है। तो इस आप ये देख पा रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पे ये ब्रश कटर होता है, इसको इसमें एक इंजन लगा होता है जो कि पेट्रोल से चलने वाला होता है। इसको किसान भाई अपने कंधे के ऊपर टांग के आगे जो डिस्क लगी है वो डिस्क घूमती है और ये जैसा वर्टिकल कन्वेयर रिपर से फसल कट के एक तरफ गिरती है उस तरीके से हम इससे गिराते जा सकते हैं। तो किसान भाई चाहे छोटे किसान इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आपने कटाई के बारे में तो बता दिया, हमारे किसान भाइयों को गहाई भी तो उतनी ज़रूरी होती है क्योंकि उनको सही तरीके से सुरक्षित हमारा अनाज निकले तभी तो हमें उत्पादन मिलेगा। तो गहाई के कौन कौन से यंत्र हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। गहाई के लिए मल्टी क्रॉप थ्रेशर की हमने बात की थी, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम कंबाइन हार्वेस्टर की बात कर रहे हैं उसमें दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। परंतु जो छोटे किसान या मध्यम किसान है जिन्होंने सिर्फ कटाई के यंत्रों का उपयोग किया और फसल की कटाई कर ली, अब उनको गहाई करना है, तो गहाई के लिए मल्टी क्रॉप थ्रेशर है। छोटे किसानों के लिए छोटी थ्रेशर उपलब्ध है। आपके पास अगर छोटा ट्रैक्टर है तो उससे चलने वाली है, बिजली से चलने वाली भी थ्रेशर होती है। तो ऐसे कई प्रकार की मशीनें होती है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। बड़े किसान है तो वो ट्रैक्टर से चलने वाली 30 हार्स पावर से लेकर 50 हार्स पावर 75 हार्स पावर की मशीन देख सकते हैं हमारे किसान भाई कि किस तरह इनकी ये गहाई का काम हो रहा है। ये हम देख पा रहे हैं कि ये पिजन पी हार्वेस्टर है। जैसे आपको अरहर की गहाई करना हो तो अरहर में डंठल काफी मजबूत होता है, अगर वो थ्रेशर में आप पूरे डंठल के साथ अगर फसल को डालेंगे तो वो उतने अच्छे से उसकी गहाई नहीं होगी। तो उसके लिए इसमें हम क्या करते हैं कि सिर्फ जिस हिस्से पर दाने लगे हम उसी को थ्रेशर में डालते हैं, डंठल वाले पार्ट को हम बाहर रखते हैं। तो ये इस प्रकार की एक मशीन विकसित की गई है, ये भी जिससे कि हम अरहर की गहाई कर सकते हैं। बिल्कुल, गहाई की बात हो रही है और इस साल हमारा जो ईयर है वो मिलेट ईयर घोषित किया गया है और आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव भी चल रहा है और हमारा जो देश है वो G20 में प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो मिलेट के लिए क्या अलग से कटाई गहाई के यंत्र हैं, इसके बारे में बताएं क्योंकि दाने बहुत छोटे होते हैं मिलेट्स वाले ना। मिलेट की फसलें जैसे कि रागी, सांवा हुआ, कोदो, कुटकी, तो इन फसलों में क्या होता है कि सामान्यतः इनकी हमारे किसान भाई देख सकते हैं ये यंत्र ये इस प्रकार का एक यंत्र है जिससे कि हम मिलेट फसलों की गहाई कर सकते हैं। ये मिलेट थ्रेशर है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी आसानी से गहाई हो रही है और दाने बिल्कुल अलग है और उसका जितना भी भूसा या फिर वो भी अलग निकल रहा है। तो ये एक अलग प्रकार की मशीन है। ये इसका आकार भी छोटा है क्योंकि सामान्यतः इन सब फसलों की खेती जो छोटे किसानों द्वारा कम रकबे में होती है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है परंतु किसान जिनके पास थोड़े एरिया में वो लगाते हैं। तो ये एक छोटी मशीन है जिसकी लागत भी कम होती है, 70 से 80 हज़ार में ये मशीन आसानी से उपलब्ध हो जाती है। किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। कम भी है और अगर नहीं है तो अपने कस्टम हायरिंग सेंटर तो है ही है। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मिलेट के बारे में आपने बताई ये सारी चीज़ें। हार्वेस्टर से फसल काटने के बाद पुआल बचता है जिसका हमारे यहाँ कई बार किसान भाई नरवाई जला देते हैं। इसके प्रबंधन के बारे में हमारे हर वैज्ञानिक बताते हैं, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में प्रबंधन बताएं। ये जो फसल के अवशेष प्रबंधन है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि किसान भाई अभी जो जैसे गेहूं की फसल की कटाई होगी तो कटाई के बाद जितना भी खरपतवार या जितना भी भूसा बचेगा उस सबको जला देंगे जो कि वातावरण को भी प्रदूषित कर रहा है। परंतु इससे अगर निपटना है तो कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद आपका जो भी पुआल बचा है उसको एक तो हम एक्स्ट्रा रिपर के माध्यम से पूरा कलेक्ट करके उसको पशुओं के भूसे में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि पशु उसको आसानी से खा सके। इसके अलावा बेलर होता है, चूंकि हम बात कर रहे हैं भूसा प्रबंधन की तो किसान भाई क्यों इसको नहीं इकट्ठा करते, क्योंकि इसके भंडारण में बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। तो उसको आसान करने के लिए बेलर एक मशीन है। बेलर में क्या होता है, हमारे किसान भाई देख सकते हैं स्क्रीन पे, भूसे को दबाकर ये हम जो देख रहे हैं स्टार रिपर की जो हम बात कर रहे थे, तो ये स्टार रिपर ये जितना भी आपका नरवाई बची है फील्ड में उसको इकट्ठा करके ऊपर
ट्रॉली में इकट्ठा करता है, इसको हम बाद में खाली करके फिर से अगली जो नरवाई उसको हम काट के, इसमें एक खासियत और ये भी होती है कि अगर कंबाइन हार्वेस्टर से काटने के बाद आपके जो कुछ दाने फील्ड में गिर गए हैं, कुछ ऐसे बचे हैं जो कि हम नहीं काट पाए, ये उसको भी इकट्ठा करके उसके दाने निकाल देती है। बहुत बढ़िया। तो भूसा तो हमें मिल ही रहा है, साथ ही साथ बचे हुए अनाज भी हमें वापस मिल रहा है। बिल्कुल, आगे भी चर्चा आपसे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज बात हो रही है, अभी बात कर रहे हैं हम कृषि के उन्नत यंत्रों के बारे में, कटाई गहाई के कृषि उन्नत यंत्रों के बारे में। और हम बात कर रहे थे सर, पुआल के प्रबंधन की बात कर रहे थे, तो हम जानना चाहेंगे कि पुआल का प्रबंधन अगर हमारे किसान भाई करते हैं तो उन्हें फ़ायदा क्या क्या होगा? जी हाँ, जैसे कि हम बेलर की बात कर रहे थे कि हमारे पास भंडारण की एक सबसे बड़ी समस्या है जी। तो उसमें क्या होता है, बेलर में इसमें जितना भी हमारा पुआल होता है वो उसको कंप्रेस करके आपके जो 10 गुना है उसको 1 गुना में कन्वर्ट कर देता है। इतना हम उसको कंप्रेस करके उसको ताकि क्या होगा, भंडारण में आसानी होगी और वो आयताकार उसका आकार होता है जो उसको आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी सुविधा होगी। तो हम चाहें तो उसका बेल बनाकर उस पुआल को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। जब हमें भूसे की आवश्यकता होगी तब हम उस बेल को भूसे में कन्वर्ट करके जानवरों को खिला सकते हैं। तो एक बेलर भी एक काफी अच्छी मशीन है जिसका पुआल प्रबंधन के लिए उपयोग किया जा सकता है। जी हाँ, और अगर हमारे किसान भाई भूसे को बेचेंगे तो उसको उनको पैसे का भी फायदा होगा। नुकसान क्या क्या और होंगे आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि नरवाई और भूसे प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान भाई ध्यान दें और वो कहीं कहीं चूक जाते हैं उस पर। इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जैसे कि हमने अगर 1 हेक्टेयर से जो भी गेहूं की उपज प्राप्त की है, जितनी हमें गेहूं की उपज होती है उतनी हमें भूसे की भी उपज होती है। अगर गेहूं 20 रुपए किलो हम बेच रहे हैं तो भूसा भी 10 रुपए किलो में बिकता है। तो किसान भाइयों को ये बात समझना होगी कि हम अपनी कमाई का आधा हिस्सा तो हम फील्ड में ही जला रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि उसके जलाए नहीं, उसको किसी भी तरीके से भूसे में परिवर्तित करके उसको मार्केट में आप बेच सकते हैं। इससे आपका जलाएंगे तो वातावरण प्रदूषित होगा, हो सकता है कि आपके अगली फसलों को भी वो प्रभावित करे, परंतु या तो उसको भूसे में बदल कर बाजार में बेचे, अगर वो नहीं करना है तो आप उसको मिट्टी में मिलाएं। उसके लिए भी मशीनें हैं। उसको मिट्टी में अगर मिलाएंगे तो आपकी उसकी कार्बनिक क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि आपकी अगली फसलों में आप ज्यादा अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सही बात आपने बताई कि हमें लाभ ही लाभ है, उसको प्रबंधन करने में, जलाने में कहीं से कहीं कोई भी फायदा नहीं है। क्या अगर ऐसा हो सकता है कि एक जो हार्वेस्टिंग मशीन है, एक कोई कटाई गहाई का यंत्र है, क्या वो दूसरे और अन्य फसलों में भी काम आ सकता है कि हर एक के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को? सामान्यतः कटाई गहाई के लिए एक यंत्र को हम कई फसलों में उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि मल्टी क्रॉप थ्रेशर है जी। मल्टी क्रॉप थ्रेशर में क्या है कि आप धान की भी गहाई कर सकते हैं, आप चने की भी कर सकते हैं, सोयाबीन की भी कर सकते हैं, गेहूं की भी कर सकते हैं और भी अन्य फसलों की कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को जरूरत नहीं है कि वो एक से ज़्यादा मशीनें खरीदे, एक ही मशीन में कुछ समायोजन करके वो उसको दूसरी फसल के लिए आसानी से उपयोग में ला सकता है। बिल्कुल। और अगर हमारे किसान भाई कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें उपयोग करते समय, इसके बारे में बताएं। उपयोग करते समय जैसे यंत्रों के जब भी संचालन की बात होती है तो उसके साथ साथ दुर्घटनाएं भी जुड़ी होती है। बिल्कुल, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि इस मशीन को चलाते समय जो भी
उसके घुमावदार जितने भी हिस्से हैं वो या तो आपने जब मशीन खरीदी है सबसे पहले किसान को ये ध्यान में रखता है कि वो किसी तरीके से कवर किए गए हों। जी बिल्कुल, अगर वो सारे घुमावदार पार्ट कवर है तो आपकी दुर्घटना की संभावनाएं कम हो कम हो जाएंगी। जाएंगे। तो इस तरीके की मशीनों का चयन करें। इसमें यह भी देखें कि मशीन को चलाने से पहले आपने उसको सही तरीके से उसमें ऑयल लगाया है नहीं, आपने ग्रीस लगाया है कि नहीं। अगर ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो मशीन की लाइफ बढ़ेगी। आप मशीन को आपने उपयोग किया और उसको अगले सीज़न में उपयोग में लाना है 6 महीने बाद, तो तब तक के लिए अगर आपको मशीन को रखना है तो इन सब ऑयल और ग्रीस का प्रॉपर ध्यान रखें, मशीन को अच्छी तरीके से साफ करें, नट बोल्ट उसके चेक करें, उसके चेक करें। और जितने भी घुमावदार, जैसे कई बार क्या है ट्रैक्टर से जब थ्रेशर भी मान लो कनेक्ट होती है तो पीटीओ शाफ्ट एक होती जी। है, वो की घुमावदार होती है। कई किसान कई इसके दुर्घटना के शिकार हुए हैं। कई बार जो थ्रेशर होती है उसमें हम जब फसल को डालते हैं तो डालते समय उन्होंने अगर कोई गमछा या ऐसा कोई ढीले कपड़े पहन के रखे जी जी जी, तो वो उसके साथ मतलब दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो इसके लिए कई बार एक बीआईएस के कुछ मानक भी बने हुए हैं। उसमें क्या है कि आपका जो जहाँ से आप फसल को डाल रहे हैं उसकी एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी उसके पास घुमावदार हिस्सा है उससे कुछ दूरी से आप डालें। तो उसके लिए जो उसका एक फीडिंग के लिए जो शूट होता है उसका एक बीआईएस ने मानक फिक्स किया है कि वो लगभग 1 मीटर लंबा होना चाहिए। तो आप किसान भाइयों से निवेदन है कि आप इसी तरीके की मशीन का चयन करें जो इन मानकों को पूरा कर रही पूरा है। करते हैं। तो आपके दुर्घटना की संभावनाएं कम होगी और आपको खासकर विशेषकर ध्यान रखना है कि आपने ढीले कपड़े नहीं पहने हैं, क्योंकि बिल्कुल। उन सब में आपकी ये दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि कपड़ों का तो ध्यान रखें ही रखें, लेकिन जो उसमें मानक लिखे गए हैं उनकी जो हमें सावधानियां बोली गई हैं उसका पूरा ध्यान रखें। कई बार होता है डॉक्टर साहब, हमारे कुछ युवा किसान हैं बड़े उत्साहित हो जाते हैं, मशीन ही तो चलानी है, बस चालू करना है, स्टार्ट करेंगे तो काम शुरू हो जाएगा। ऐसे जो हमारे उत्साही हमारे जो युवा किसान हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे कृषि यंत्रों का उपयोग करें? किसी भी मशीन को चलाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहे कार चलाए, ट्रैक्टर चलाए, कोई मशीन चलाए, जी जी तो जी, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो जो इसको चलाने में सक्षम नहीं है या जिन्होंने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है विशेषकर वो ना चलाएं। और इसके लिए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड हमारी जो अलग अलग कैटेगरी बनी होती है। बिल्कुल, स्किल्ड बिल्कुल। मतलब वो चीज़ों को आसानी से समझता है, वो अच्छे से चला सकता है। तो आप पहले प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसके लिए आपके कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जैसे भोपाल में है या कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भी भोपाल में, उसके अलग अलग जिलों में ऑफिस भी है। बिल्कुल। तो वो भी इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं कि इन यंत्रों का संचालन कैसे किया जाए। कई बार किसानों के भ्रमण होते हैं अलग अलग बिल्कुल। संस्थानों में, तो वो उस भ्रमण का हिस्सा बने, वो वहाँ जाए और इससे संबंधित ट्रेनिंग ले। या आपने जिस निर्माता से मशीन खरीदी है जी जी, आप उनके भी वर्कशॉप में या उनका जहाँ पर फील्ड है वहाँ पे जाके भी आप इसकी ट्रेनिंग पहले प्राप्त करें, उसके बाद ही उसको संचालित करने, वरना वही दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल, ध्यान रखना। वरना ऑपरेटर्स तो हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। अगर हमारे किसान भाई मशीन खरीदना चाह रहे हैं तो वो किस तरह किन बातों का ध्यान रखें कि कोई भी कृषि यंत्र खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले अगर आप कृषि यंत्र खरीद रहे हैं, जैसे आपको ट्रैक्टर से जुड़ी हुई कोई मशीनें खरीदना है, तो हमें ये देखना है कि हमारे पास किस साइज का ट्रैक्टर है, कितना बड़ा ट्रैक्टर है, कितने हॉर्स पावर का है, क्योंकि यंत्रों का चयन उसी के आधार पर निर्भर करता है। अगर आपके पास बड़ा ट्रैक्टर है और आपने उस पे लगने वाला कम ताकत वाला आपने यंत्र खरीदा है तो उससे उतना प्रभावी ढंग से आप काम नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका मैचिंग इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। छोटा ट्रैक्टर है तो आप उसके लिए उस प्रकार के यंत्रों का चयन करें। ये सब आप जब यंत्र खरीदने जाते हैं तो जो यंत्र आपको निर्माता है वो भी आपको पूछेगा कि आपने किस साइज का आपके पास ट्रैक्टर है, उसके आधार पर ही वो उपलब्ध कराएगा। तो सबसे पहले आप ये चयन करें। दूसरा, फसलों की, कि आपको किस प्रकार की फसल को टारगेट कर रहे हैं, आपके एरिया में कौन सी फसल होती है, आप 3 अगर फसलें ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं, कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं, तो वो यंत्र उन फसलों के लिए उपयुक्त है या नहीं, तो ये भी विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, कई प्रकार के मार्केट में उपलब्ध है, कई की कीमत अधिक होती है, किसी की कम होती है। कीमत के आधार पर भी, उनकी क्वालिटी के आधार पर भी आप इन यंत्रों का चयन कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे कई किसान जो हैं, जिस तरह आपने बताया कि बड़े कृषि यंत्र हैं लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे हैं, अगर वो कस्टम हायरिंग सेंटर से ले रहे हैं तो वो किन बातों पर गौर करें कि ताकि उनको फ़ायदा हो और नुकसान ना हो और उनका उत्पादन अच्छा निकले? जी, कस्टम हायरिंग के माध्यम से अगर किसान खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तो काफ़ी अच्छा सिस्टम बना के रखा हुआ है कि आप पहले आवेदन करेंगे तो आपको पहले से पता होगा आपको क्या क्या यंत्र आपको चयन करना है। इसके बाद 7 दिन का उनका
प्रशिक्षण भी होता है। उस प्रशिक्षण में उनको और अच्छे से जानकारी दी जाती है। जैसे कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में भी इनका प्रशिक्षण होता है, बुधनी में ट्रैक्टर टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ भी इनका प्रशिक्षण होता है। तो जहाँ 7 दिन तक इनको अलग अलग यंत्रों की जानकारी दी जाती है, उनको ये बताया जाता है कि आपके कौन सा ट्रैक्टर लेना है, आपका रकबा कितना है। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर आप बड़े किसान हैं, आपको ज़्यादा बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता है तो उससे संबंधित ये यंत्र आप खरीदिए। अगर आपको छोटा ट्रैक्टर लेना है तो उससे संबंधित आप उस आकार के यंत्र खरीदिए। तो ये प्रशिक्षण आप जरूर प्राप्त करें, जिसमें कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि आपको कौन कौन से यंत्र खरीदना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे किसान भाई इस बात को खरीदने से पहले पूरा सर्च कर लें, पहले पूरा तरीके से परामर्श ले लें विशेषज्ञों से, फिर उसके बाद उसकी खरीदी करें। सरसों एक बहुत छोटा दाना होता है और बहुत उसके लिए विशेष योग्यता लगती है काम करने के लिए। तो सरसों की अगर हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो उनके लिए कौन से कटाई गहाई के यंत्र हैं, इसके बारे में बताएं थोड़ा। सरसों की अगर कटाई करना हो तो उसके लिए अभी हमने जिन यंत्रों का उल्लेख किया है, क्योंकि फसल लगभग गेहूं और आपको जैसे पेडी की आप करते हैं उसी तरीके से कटाई इन्हीं यंत्रों से कर सकते हैं। वर्टिकल कन्वेयर रिपर हुआ, या फिर इसके बाद अगर आपको गहाई करना हो उनकी, तो गहाई के लिए मल्टी क्रॉप थ्रेशर का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने मिलेट थ्रेशर की बात की थी, जो छोटे किसान है अगर कम क्षेत्र में वो कर रहे हैं तो मिलेट थ्रेशर के उपयोग से भी सरसों की गहाई की जा सकती है। बिल्कुल। तो इस प्रकार के यंत्र है छोटे किसानों के लिए भी और बड़े किसानों के लिए जो इनका उपयोग मिला सकता है। बिल्कुल। अगर किसान, हमारे जो किसान भाई देख सकते हैं कि ये कृषि यंत्र की बात बताएंगे। ये वर्टिकल कन्वेयर रिपर यंत्र है जो कि ट्रैक्टर पे माउंटेड है। इसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं, सरसों के लिए भी कर सकते हैं, गेहूं के लिए भी कर सकते हैं, धान के लिए भी कर सकते हैं। तो ये ट्रैक्टर पर लगने वाला है, स्वचालित यंत्र भी आता है। ट्रैक्टर पर अगर अटैचमेंट है तो इसकी लागत कम होगी। ये आप एक और देख पा रहे होंगे, ये भी वर्टिकल कन्वेयर रिपर है, परंतु ये पावर टिलर से चलने वाला है। तो जो सीमांत या मध्यम किसान है वो चाहे तो इस यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जो बड़े किसान है जिनके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर से चलने वाला यंत्र उपयोग में ला सकते हैं। इन यंत्रों के अलावा कुछ और मैं जानकारी देना चाहूँगा, जैसे कि जो बंच क्रॉप होती है, जो फसलें गुच्छे वाली होती है, जैसे कि सोयाबीन है या चना है, तो उन फसलों के लिए कटाई अगर आप जब करने जाते हैं तो उसमें शेटरिंग होती है। शेटरिंग मतलब आप अगर दाना फसल को काटने गए तो उनके दाने गिर जाएंगे या उस पॉट से बाहर निकल आएंगे। तो उनके लिए क्या जरूरी है कि आप पहले फसलों को काटने के बाद उसको तुरंत उसकी थ्रेशिंग न करें, उनको संग्रहित करके उसको सुखाएं। तो इस प्रकार के भी यंत्र बने हुए हैं। ट्रैक्टर माउंटेड यंत्र भी है जिनमें आप फसल को काट के उसको पहले संग्रहित करेंगे ट्रॉली में, उसको आप सुखाएंगे, सुखाने के बाद 8 या 10 दिन बाद उसकी गहाई की जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे भी यंत्र है हमारे। बिल्कुल। हमारे यहाँ कटाई गहाई में महिलाएं भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल काम करते हैं और वो कृषक महिलाएं जो होती हैं वो कटाई गहाई का काम करती हैं। तो क्या ऐसे भी कृषि यंत्र हैं जो महिलाओं की क्षमता को देखते हुए बनाए गए हैं? जी हाँ, महिला उपयोगी यंत्रों के लिए जो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है हमारा, वहाँ पर एक अलग से विभाग है इसके लिए, जहाँ पे महिला उपयोगी यंत्रों पर काम होता है। क्योंकि कोई भी यंत्र अगर आप जब ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें विभिन्नताएं होती है सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कोई खुरपी को भी पकड़ रहे हैं तो एक महिला उसको अगर पकड़ेगी तो उसके लिए अलग साइज का खुरपी चाहिए। तो उसके लिए ये एर्गोनॉमिक्स एक फील्ड होती है जिसमें इसका विशेष करके ध्यान रखा जाता है। तो वो यंत्र जो डिजाइन किए गए हैं वो उस तरीके से किए गए हैं और उसी में जैसे ज़्यादातर खुरपी का उपयोग होता है, जैसे फसलों को, खरपतवार को हटाने के लिए, तो उनके लिए खुरपी के हैंडल का आकार उस तरीके से रखा जाएगा। अगर आप हंसिए का उपयोग कर रहे हैं फसल को काटने के लिए तो उस हंसिए का आकार वैसा होगा। कई बार आपने ये भी देखा होगा कुछ महिला या पुरुष भी जो उल्टे हाथ से काम करते हैं। अच्छा। तो उनके लिए उस तरह के भी यंत्र होते हैं कि उनके खुरपी का जो एंगल होगा उसका उस तरीके से होगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए भी इस दिशा में भी रिसर्च की जा रही है और यंत्र विकसित। आपने रिसर्च की बात की है, तो आपका जो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है अभी और क्या क्या अनुसंधान कर रहे हैं कि क्या क्या सौगात मिलने वाली हमारे किसान भाइयों को? जैसे किसानों को अभी आजकल मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या है कि हमें समय पर मजदूर नहीं मिल पाते और हार्वेस्टिंग ऐसा समय है कि हमें 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर सारी फसलों की कटाई करना होती है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि समय आगे समय में कुछ ऐसी मशीनें आए जो कि बिना मजदूरों की मदद से चले। तो हमारा संस्थान भी इस दिशा में काम कर रहा है जिसमें कि हम इस प्रकार के यंत्र विकसित कर रहे हैं जिनमें मजदूरों की आवश्यकता नहीं होगी, ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसे संतरा की फसल की संतरा को हमें तोड़ना है तो बिना मजदूरों की आवश्यकता के कैमरा के माध्यम से हम उसको फ्रूट को देखेंगे और उसको तोड़ लेंगे। बहुत बढ़िया तो आपने जानकारी दी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसका लाभ वो जरूर लेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक के लिए, हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।